नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत के अंदर अफवाह तंत्र का जोर हावी है, उसके लेकर आज दो घटनाओं का जिक्र करेंगे। पहली घटना है भूटान को लेकर और दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बालिका संरक्षण गृह को लेकर। भूटान को लेकर तमाम अखबारों ने, तमाम टीवी चैनलों की वेबसाइटों ने ये कहने की कोशिश की कि अब नेपाल के बाद भूटान भी भारत के खिलाफ चीन के साथ आता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि भूटान ने अपनी नदियों का पानी रोक दिया है जो असम के बक्सा जिले में आता है, और इसको लेकर किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे भारत और भूटान के रिश्तों में खटास आ रही है, ये कहने की कोशिश की तमाम चैनलों ने, तमाम वेबसाइटों ने, जिसमें आज तक से लेकर अमर उजाला से न्यूज़ 18 और तमाम ऐसे जो अखबार या जो दूसरी वेबसाइटें थी इस तरीके की खबरें दे रही थी और बड़ी बड़ी स्टोरी कर रही थी। पत्रकारिता में एक बात सिखाई जाती है, और शायद इन सभी ने पढ़ा तो होगा, लेकिन वो केवल एग्जाम के लिए पढ़ा होगा कि जब तक किसी खबर की पुष्टि न हो जाए उसको पूरी जो जोर देकर नहीं दे सकते। आप उसको ये कह सकते हैं कि संभावना है या ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसे दिखाया कि जैसे ये सच्चाई हो, और इसके लेकर तमाम लोग परेशान हो गए। किसानों को भी लगा कि ये अफवाह सही हो सकती है, और इसी वजह से वो विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ गए। और ऐसा लगा कि भूटान के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ गए हैं। लेकिन भूटान ने समय रहते हुए इसका सीधा खंडन किया, और उसने बताया कि हमने पानी नहीं रोका था, बल्कि जिन नदियों का पानी आता था उसमें गाद जम गई थी, और भूटान के लोग, भूटान की सरकार उस गाद को साफ कर रहे थे। साथ ही साथ पानी आ तो रहा था, लेकिन दूसरे रास्ते से आने की वजह से वो कम आ रहा था, और किसी भी तरीके से भारत के किसानों को न तो कोई नुकसान पहुंचा था और न ही पानी रोका गया था। ये इतनी बड़ी अफवाह को इन्होंने पूरे एक दिन चलाया, और इसको लेकर देश के अंदर एक दूसरे तरह की भावना पैदा करने की कोशिश की कि शायद भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से नेपाल हो या भूटान हो, ऐसे देश भी अब भारत से छिटकते जा रहे हैं। ये अफवाह तंत्र कौन फैला रहा है और किसकी वजह से फैल रहा है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस अफवाह तंत्र से भारत को अब तक कितना नुकसान हुआ है उसको समझ लेते हैं। भारत में अभी तक जितने भी विदेशी लुटेरे आए और भारत पर उन्होंने शासन किया, उन सभी को शासन करने के लिए या भारत पर कब्जा करने के लिए इसी तरीके के अफवाह तंत्र और भारत के कुछ गद्दारों के साथ की जरूरत थी, जिससे वो कामयाब हो पाए। नहीं तो कोई भी ऐसा विदेशी लुटेरा नहीं था जो भारतीयों की मदद के बिना इस देश में टिक सका हो। अगर आप इतिहास की बात करें, चाहे जयचंद का नाम ले लें या दूसरे तमाम ऐसे लोग हुए, मान सिंह ने भी जिस तरीके से मुगलों का साथ दिया था, उसी तरीके से तमाम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने देश की बजाय रिश्वत को उन्होंने प्रेफरेंस दी। और आज भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम चीनी राजदूत से लेकर चीनी सरकार के भी रिश्वत देने के तमाम आरोप अब साबित होते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार यानी रिश्वत की वजह से भारत की मातृभूमि के प्रति जो लोगों की एक भावना है वो भी बदल जाती है। और जिस तरीके से अखबारों ने बगैर सोचे समझे इस खबर को चलाने का काम किया है, ऐसा लगता है कि इन्हें भी कुछ पैसा दलाली का मिल रहा है। जैसा कि अगस्ता वेस्टलैंड में खुलकर सामने आया था एक बात, मिचेल ने बताया था कि 50 करोड़ रुपए तमाम बड़े बड़े संपादकों को, टीवी चैनलों के बड़े बड़े पत्रकारों को दिए गए थे कि वो इस पक्ष में हवा बनाने का काम करें। और ऐसा लगता है भूटान के मामले में भी यही होता हुआ दिख रहा है। भूटान सरकार ने भी इसका किया, और पूरी तरीके से बाद में इस बात को लेकर बक्सा जिले के डीएम ने भी इस बात का खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई खबर नहीं थी, बल्कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन देखिए ये कितने बेशर्म लोग हैं, किसी भी अखबार ने, किसी भी वेबसाइट ने माफी नहीं मांगी। हाँ, दूसरी खबर जरूर बना दी कि अब भूटान ने किया इस खबर का खंडन। उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमें भी खेद है कि हमारी तरफ से ये झूठी खबर चली, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि भूटान ने खंडन किया, और इस तरीके से ये बेशर्म लोग अपने आप को पत्रकार होने का दावा भी कर रहे हैं। दूसरी खबर इसी तरीके की है, और वो है प्रियंका वाड्रा को लेकर। दरअसल यूपी के कानपुर में एक बालिका संरक्षण गृह है, और इस संरक्षण गृह में बालिकाओं के कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और उसी टेस्ट के दौरान ये पता चला था कि उनमें 7 बालिकाएं गर्भवती थी। खबर इतनी सी थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा को योगी आदित्यनाथ से एक बहुत बड़ा बैर चल रहा है, और उसको ये लगता है कि जब तक वो योगी आदित्यनाथ की आलोचना नहीं करेगी, झूठे आरोप नहीं लगाएगी, तब तक वो नेता नहीं बन सकती है। 48 साल की हो चुकी है इंदिरा की पोती, तमाम तरीके के प्रपंच करने के बाद भी आज तक नेता नहीं बन पाई है। कांग्रेस में महासचिव है,
और इसीलिए इसने एक फेसबुक पोस्ट लिखी और उसमें कह दिया कि देखिए किस तरीके के यूपी के बालिका संरक्षण गृह में मुजफ्फरनगर की तरह से बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उनको गर्भवती बनाया जा रहा है, साथ ही साथ उनको हेपेटाइटिस और HIV पॉजिटिव तक बता दिया गया। इसी बात को लेकर एक वकील तो यहाँ तक पहुंचा कि उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, एक पत्र लिख दिया चीफ जस्टिस को और ये कहने की कोशिश की कि देखिए इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और इसको रोका जाए। जब योगी आदित्यनाथ को इस बात की खबर चली तो उन्होंने सबसे पहले जांच के आदेश दिए और जांच में ये तथ्य निकल के आया कि उनमें से ज़्यादातर बालिकाएं, क्या सभी बालिकाएं जो गर्भवती थी वो पहले से गर्भवती थी और उनको विभिन्न जिलों से कानपुर शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वो या तो किसी अपने प्रेमी के साथ कहीं गई थी, घर वालों ने लेने से मना कर दिया था, या फिर वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती थी और प्रेम प्रसंगों की वजह से ज़्यादातर बालिकाएं या कुछ बालिकाएं उसमें बलात्कार की पीड़ित भी थी जिन्हें घर वालों ने लेने से मना कर दिया था। तो वो सातों की सातों जो बालिकाएं थी पहले से गर्भवती थी, उसके बावजूद इस तरीके की अफवाह फैलाई गई और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के बालक बालिका संरक्षण आयोग ने अब प्रियंका वाड्रा को एक नोटिस जारी कर दिया, जिसके तहत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 3 दिन के अंदर प्रियंका वाड्रा अपनी उस पोस्ट में जो त्रुटि सुधार करें और इसके लिए माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ बालिका संरक्षण की और पॉस्को की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और इसको किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने न केवल बालिका संरक्षण गृह को बदनाम करने की कोशिश की है बल्कि उन बालिकाओं के ऊपर भी एक झूठा तोहमत लगा करके उन्हें उनकी जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और इसको लेकर विशेष गुप्ता जो कि बालिका संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई भी होगी और 3 दिन का समय दिया गया है प्रियंका वाड्रा को। लेकिन प्रियंका वाड्रा चूंकि राजीव और सोनिया की बेटी है, राहुल की बहन है और रॉबर्ट वाड्रा की बीवी है, इसलिए उसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं इंदिरा की पोती हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगी। यानी कि ये लोग झूठी अफवाहें फैलाएंगे, झूठा प्रचार करेंगे, देश की जनता को बदनाम करेंगे, देश की बालिकाओं को बदनाम करेंगे और उसके बाद भी जब रंगे हाथ पकड़े जाएंगे तब भी माफी नहीं मांगेंगे। ये नेहरू गांधी खानदान की पुरानी आदत रही है। जब नेहरू ने भारत का बहुत बड़ा भूभाग, जिसको आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, पूर्वी लद्दाख का पूरा क्षेत्र चीन को दे दिया था, तब भी माफी नहीं मांगी थी। इंदिरा ने 3000 से ज़्यादा साधुओं के ऊपर गोली चलवाकर उन्हें मरवा दिया था, तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी। राजीव गांधी ने सिख विरोधी दंगे में 3000 से ज़्यादा सिखों को मरवा दिया था, तब भी माफ़ी नहीं मांगी थी। और सोनिया गांधी ने तो जैसे जितने कुकर्म किए उसके बाद कभी माफ़ी नहीं मांगी। उसी परंपरा को राहुल की बहन सोनिया की बेटी और रॉबर्ट वाड्रा की बीवी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए वो कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। लेकिन देखना अब ये दिलचस्प होगा कि इस बालिका संरक्षण आयोग इसको लेकर कितनी सख्ती के साथ पेश आता है और निश्चित तौर पर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के बयान आए हैं। प्रवेश साय सिंह वर्मा ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं है कि तुम भारतीय जनता पार्टी में नेता बन सको या प्रवक्ता बन सको, तुम तो केवल अपनी विरासत को ढो रही हो। 48 साल की होने के बाद भी आज तक तुम नेता नहीं बन पाई हो, ये सबसे बड़ा सबूत है। और साथ ही साथ तुम्हारा पति बेल पर है, तुम्हारा भाई बेल पर है और तुम्हारी माँ भी बेल पर है, इसी से पता चलता है कि तुम इंदिरा की पोती हो। तो इस तरीके की बातें जो इनके अंदर एक घमंड की स्थिति है, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, जिस तरीके से आज वो बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब सच तो कुछ ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेशों की सरकार हो जिसके ऊपर उनको घेरा जा सके या उनको कटघरे में खड़ा किया जा सके। तो उसके लिए अब ये नए नए झूठ के प्रपंच बनाकर इन सरकारों के ऊपर तोहमत लगाकर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये दोनों भाई बहन और इनकी माँ इस पूरे के पूरे खेल में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इनके तमाम जो चाटुकार हैं, तमाम जो चमचे हैं, वो भी नई नई स्टोरी बनाकर लाते हैं। तमाम अखबारों की मदद से, तमाम टीवी चैनलों की मदद से उन्हें प्लांट किया जाता है। जैसा कि प्रियंका वाड्रा के मामले में हुआ था कि जैसे ही प्रियंका वाड्रा ने ये पोस्ट लिखी थी तो उस पर भी बहुत सारी वेबसाइट ने, तमाम चैनलों ने इसको लेकर खबर बना दी थी और ये दावा कर दिया था कि कानपुर के बालिका संरक्षण गृह में बालिकाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं और इसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषी हैं।
लेकिन जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो गया और तमाम जो डिटेल जब सामने आए तब इसके बाद इनमें से किसी ने भी इतना इनकी आंखों में पानी नहीं था कि ये माफ़ी मांग सकते। और इस तरीके से इस देश में पत्रकारिता और गंदी राजनीति का जो घिनौना एक गठबंधन चल रहा है उसकी वजह से देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसकी वजह से भारत और भूटान के रिश्ते भी लगभग खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें भूटान की जो सरकार है उसने समय रहते हुए कदम उठाया और स्पष्टीकरण दिया। असम के भी डीएम ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया, नहीं तो ये 2-3 दिन के अंदर भूटान और भारत के बीच में रिश्ते बिगड़ गए हैं। इस खबर को चलाते रहते, अपनी टीआरपी बनाते रहते और अपनी कुत्सित राजनीति को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते। जय हिंद, जय भारत।